जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। क्या हम लोग प्लान कर सकते हैं फॉर मंडे। और साथ ही में ग्लोबल मार्केट्स में कुछ हलचल जो बड़ी चली हुई है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में हमारे बाज़ार को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट जो निकल के आ रहा है। और जो 30th को कल यानी कि सेबी की मीटिंग होने वाली है, उसमें क्या वीकली एक्सपायरी सही में बैन होने वाली है, सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। ग्लोबल मार्केट्स में अगर हम देखें फ्लैट टू नेगेटिव, हम लोगों को यूएस मार्केट देखने को मिलेंगे। 100 पॉइंट ऊपर डाउ, 100 पॉइंट नीचे नैस्डैक। यूरोप के अगर हम बाज़ार देखते हैं तो जर्मनी में बहुत अच्छी तेज़ी थी, उसके अलावा बाकी सारे बाज़ार फ्लैटिश ही थे। जो बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स के लिए बना हुआ है वो जापान का मार्केट बना हुआ है। जापान के जो फ्यूचर्स हैं वो लगभग 4.5% से 4.5% के आसपास नीचे बंद हुए हैं। ठीक है, अगर आप फ्यूचर्स का चार्ट देखते हो, अराउंड 11 11.5 के आसपास सब कुछ बढ़िया था। 39,800 900 के लेवल के आसपास जो जापान का फ्यूचर था 11.5 के आसपास, केवल आधे से 1 घंटे के अंदर वो उसने लो लगाया अराउंड 37,600 का, और बंद हुआ 37,400 के आसपास। तो बड़ा एक डंप जो है वो जापानीज़ फ्यूचर्स में आता हुआ दिखाई दिया। बड़ा एक डंप जो है वो जापान की करेंसी में आता हुआ दिखाई दिया। अब इसका रीज़न मल्टीपल रूमर्स चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। कोई कह रहा है कि वहाँ पे येन कैरी ट्रेड को लेकर कुछ डिसीजंस हो रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि चाइना में जो स्टिमुलस आया है इसकी वजह से बहुत सारा जो है पैसा बाहर के मार्केट से निकलकर अब चाइनीज़ मार्केट में जा रहा है, तो वहाँ पे डंपिंग हुई है। एक ये खबर भी निकल के आ रही है कि चाइना ने रात को जो है, मतलब इसी टाइम के आसपास जहाँ पे जापान का मार्केट डंप हुआ, इसी टाइम के आसपास जो है बहुत सारे ट्रेजरी यील्ड्स जो है यूएस के, उनको जो है वो डंप किया। इस वजह से पूरे जो है एक ट्रिगर इफेक्ट हुआ। बट अगर आप यूएस मार्केट को देखो, उसमें भी हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है। डाउ एक बार के लिए 450 से 500 पॉइंट ऊपर था, 100 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ। नैस्डैक तो पूरे दिन कमज़ोर ही था, तो वो तो कमज़ोरी के साथ बंद हुआ ही। जो यूएस का विक्स है उसमें भी डेफिनेटली थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिली है। तो ये तो ग्लोबल मार्केट्स का पूरा एक रुझान हो गया। तो ग्लोबल मार्केट्स पे हमें जापान पे डेफिनेटली कल के दिन नज़र रखनी है कि किस तरीके का इम्पैक्ट जो है जापान का ये डंप हमारे लिए लेके आ सकता है। और अगर येन कैरी ट्रेड का इम्पैक्ट दोबारा से जापान पूरे दुनिया के ऊपर बनाता है, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ना ही सिर्फ हमारे ऊपर, ना ही सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, फॉरेक्स मार्केट के ऊपर, पूरे ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर हमें उसका देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा कॉशियसली आपको जापानीज़ मार्केट को लेके चलना है। और जापानीज़ मार्केट या विदेशी मार्केट से जुड़ी कोई भी अपडेट्स के लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 97,000 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को मिल ही रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं हमारे मार्केट को लेकर, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा ट्रेंड है, बहुत अच्छा मोमेंटम है, कहीं भी रुकने को तैयार नहीं है। बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आई 1% की। फिन निफ्टी जो है वो भी 1% के आसपास फ्राइडे के दिन गिरा, बट निफ्टी को संभाल लिया आईटी ने, निफ्टी को संभाल लिया रिलायंस ने। और इस वजह से निफ्टी जो है वो उतना नीचे बंद नहीं हुआ, मतलब मिनिमल 30-40 पॉइंट 26,200 के इंडेक्स पे आप क्या ही बोलोगे। गिफ्ट निफ्टी अभी 60 पॉइंट नीचे चल रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से 50-60 पॉइंट का एक गैप डाउन होना चाहिए। बट उससे भी जो बड़ी चीज़ हमारे सामने है वो है सेबी की मीटिंग। अब क्या खबर जो है वो निकल के आ रही है लेटेस्ट, कि सेबी जो है वो जितने भी कमिटी मेजर्स थे, रिटेल फ्रेंजी, रिटेल के एफएनओ के फ्रेंजी को लेकर, एफएनओ में पार्टिसिपेशन को लेकर, उन सभी कमिटी मेंबर्स को, कमिटी मेजर्स को अडॉप्ट कर सकता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेबी जो है, जो कमिटी बनी थी फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक जी की, उसमें जो बोला गया था कि लगभग जो डेरिवेटिव्स का लॉट साइज है उसको अभी जो है 5 से 10 लाख से बढ़ाकर पहले
15 से 20 लाख किया जाए और उसके बाद 6 महीने के बाद 25 से 30 लाख कर दिया जाए। इसका मतलब फ्यूचर्स में आपकी पोजीशन लेना महंगा होगा, ऑप्शन सेलिंग्स में आपका जो है वो परसेंटेज में थोड़ा डिफरेंस आएगा, और ऑप्शन बाइंग में भी अगर आप आज आपका एक लॉट 5 से 10 लाख का पड़ता है और अगर वो 15 से 20 का हो जाता है और 25 क्वांटिटी अगर आप आज परचेज़ करते हो तो आपको 25 की जगह जो लॉट साइज़ है वो 75 का एक लॉट पड़ेगा। तो लॉट साइज़ जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएगा इस वजह से, अगर जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ बढ़ता है तो ठीक है। प्लस जो एक और बात कही गई थी कि एक्सचेंज को इंडेक्स की ऑप्शंस वीकली एक्सपायरी सिर्फ एक मिलेगी, ठीक है, जो कि अभी 5 है। तो इसका मतलब क्या है, एनएससी को सबसे बड़ा इसमें घाटा क्या होगा, एनएससी की बहुत ज़्यादा एक्सपायरीज है, मिड कैप, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50, तो ये सारी जो एक्सपायरीज हैं ये सारी जो है वो ख़त्म होंगी और इसकी जगह केवल एक एक्सपायरी आप लोगों को मिलने वाली है। इस फैसले पे क्या आप सेबी के साथ सहमत हैं, क्या आप ये जो रिकमेंडेशन है इसके साथ सहमत है या नहीं सहमत हैं, आपके क्या तर्क हैं, डेफिनेटली वीडियो के नीचे ज़रूर बताइएगा। बट मेरे हिसाब से इट इज़ अ गुड स्टेप। आई थिंक जो ऑपरेटर को एक इंसेंटिव मिलता था मार्केट साइडवेज रखने का, वो इंसेंटिव अब उसको नहीं मिलेगा, वो डीके उसको नहीं मिलेगा, रोज़ जो उतना डीके मिलता था ऑप्शंस में एक्सपायरी की वजह से, वो अब उसे नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। कलेक्टिंग अपफ्रंट मार्जिन फ्रॉम ऑप्शन बायर एज वेल एज नॉट ओनली फ्रॉम ऑप्शन सेलर्स, ये रूल पे मेरे को डेफिनेटली एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। पर जितना मैं समझ पाया हूँ इस रूल के हिसाब से जो ऑप्शन बायर्स हैं, कई ब्रोकर्स उनको लेवरेज देते थे, पूरा जो है वो मार्जिन कलेक्ट नहीं करते थे, उनको भी पूरा मार्जिन जो है वो कलेक्शन उनकी तरफ से भी किया जाएगा और कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट एक्सपायरी डे पे जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो रिकमेंडेशन करी गई थी, इन सभी रिकमेंडेशन को माना जा सकता है कल की मीटिंग में। ये सारी खबरें जो है वो निकल के आ रही है। तो कल की मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफएनओ मार्केट के लिए, रिटेल के लिए और पूरे ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए। कल की जो मीटिंग है और स्पेशली उसके बाद जो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कब से ये डिसीजंस लागू होंगे, क्या डिसीजंस होंगे, क्या सही में सारे डिसीजंस माने जाएंगे या फिर एक आध डिसीजंस को थोड़ा जो है वो रोक दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारे सामने जो है वो निकल के कल के दिन हमें आती हुई दिखाई देंगी। मैं डिटेल वीडियो इसके ऊपर कल डेफिनेटली आप लोग के लिए बना दूंगा। बट अब अपने मार्केट में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल रखते हैं, ज़्यादा चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की ज़रूरत नहीं है या फिर बहुत कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए एक लेवल क्रिटिकल है, वो है 26,025 से लेकर 26,000 का लेवल, ठीक है। मार्केट में जब तक आप 26,000 से लेकर 26,030 इस रेंज को होल्ड कर रहे हो तब तक ये बाज़ार बाय ऑन डिप्स रहेगा, ठीक है। कल 100, 125, 150 पॉइंट का गैप डाउन हो जाता है तो भी मेरे को कोई चिंता नहीं है। जब तक ये 26,000 से लेकर 26,025 के ऊपर है तब तक ये बाय ऑन डिप्स रहेगा। अगर ये 26,000, 26,025 के नीचे जाता है तो ये सेल ऑन राइज हो जाएगा। ये इसका एक पिवट लेवल है। अब आप किस तरीके से प्ले कर सकते हो, मान लीजिए कहीं इधर मार्केट खुलता है, यहाँ पे कहीं डबल बॉटम बनाता है तब हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाता है तब हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है वो बनाते हुए दिखाई दिया था, कुछ हैमर फॉर्मेशन इस एरिया के आसपास बनाता है तब हम बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो परचेस करने का सोच सकते हैं सपोर्ट के आसपास। अब मान लीजिए सपोर्ट को तोड़ता है तो सिंपल है, एन पैटर्न अगर बनाता है, ये लो ब्रेक होता है, हम सीधा डाउन साइड का प्ले जो है वो करने के बारे में सोचेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर। अब अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक अभी भी रेंज में है, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी कि जब तक ये रेंज नहीं तोड़ रहा है तब तक हम लोग डायरेक्शनल कोई प्ले नहीं ले सकते। अब अगर गैप डाउन दिखा रहा है एक बार के लिए निफ्टी को और 53,800 के नीचे जो है वो बैंक निफ्टी जाएगा तो हम 45 मिनट का टाइम फ्रेम करेंगे। 45 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हम करते हैं, एक बार के लिए सारी ड्राइंग्स में रिमूव करता हूं, तो मेरे लिए जो अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है अराउंड 53,350-60 के आसपास। तो यहाँ तक की जगह एक बार के लिए बैंक निफ्टी में डेफिनेटली दिखती है। तो अगला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी का है वो 53,300 से 400 की रेंज होगी। अगर इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी आता है तभी आप बाय के बारे में सोचना, अदरवाइज अभी भी जगह बैंक निफ्टी में लोअर लेवल्स की दिखाई दे रही है।
तो ट्रेड को हम कैसे प्ले कर सकते हैं, 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। फर्स्टली गैप डाउन कितना होगा जापान को देखकर, उसको देखकर, वो तो हम टेलीग्राम पे ही मैं आपको अपडेट दे पाऊंगा, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। बाकी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होता है तो और अराउंड पहला आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल चाहिए, तो वो होगा 53,560 का। 53,580 560 का लेवल बहुत क्रिटिकल है। अगर 53,580 560 के लेवल पे सपोर्ट लेके घूमता है, जैसा हमने निफ्टी पे बात किया, कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाता है, तो हम लोग को एक ऊपर की साइड का ट्रेंड देखने को मिलेगा दोबारा से। पर अगर 53,560 540 580 के नीचे अगर आता है तो 53,350 375 की तरफ एक बार के लिए डाउन मूव ट्रिगर हो सकता है। फिन निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, क्लियर कट है, जब तक ये रेंज नहीं टूटता 24,850 और 25,025, जब तक इस रेंज के ऊपर जो है वो एक साइड को कहीं भी हम लोगों को ट्रेंड नहीं देता है, तब तक हम लोग डायरेक्शनल मूव जो है वो फिन निफ्टी में नहीं लेंगे। ये रेंज में ही फंसा हुआ है बैंक निफ्टी की तरह, बट इसकी रेंज ज़्यादा सिक्योर्ड है, ज़्यादा छोटी है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की बात कर लेते हैं। कल इसकी एक्सपायरी है, शायद आखिरी एक्सपायरी हो सकती है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की, वीकली एक्सपायरी। तो इसको हम लोग कैसे प्ले करेंगे, 13,300 13,290, अगर इस सपोर्ट को निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट होल्ड कर लेता है तो वेल एंड गुड है। यहाँ से दोबारा से एक बाउंस आ सकता है। बाउंस कहाँ तक के लिए आ सकता है, एटलीस्ट ये वाला हाई, दैट इज़ 13,360 370 तक। तो इन लेवल्स को हम लोग ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं अगर लोअर लेवल पे कोई गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिलती है हल्की फुल्की। अगर 13,300 के नीचे ही ये खुल जाता है देन मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ये इस लेवल तक गिर सकता है, दैट वुड बी अराउंड 13,360 260 255 तक जो है एक बार के लिए निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट गिरता हुआ आ सकता है। तो इन लेवल्स के ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।